हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सुशील श्रेष्ठ लीलावती आईएएस की तरफ से वार्म वेलकम करता हूं। और अपने करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हमने जो कवर किया है वो 14 से 20 जून 14 से 20 जून तक के सारे भी इम्पॉर्टेंट जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो इकोनॉमी से हो, चाहे वो कल्चर से हो, चाहे वो आर्ट से हो। इसका मतलब एग्जामिनेशन कंपाइलेशन हमने किया है, केवल न्यूज़ कंपाइलेशन नहीं किया है। जैसा कि हमारा हर बार पर्पज होता है, हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाइलेशन करते हैं वीक के न्यूज़ का। तो इसी कड़ी में जो हमारा फर्स्ट न्यूज़ है वो है सत्यभामा पोर्टल। सत्यभामा एक हिस्टोरिक पर्सनैलिटी है, आप जानते हैं, जिनका संबंध कृष्ण से है। लेकिन सत्यभामा पोर्टल की हम बात करते हैं। जो सत्यभामा पोर्टल है वो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। आप यहाँ देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया। और सत्यभामा का फुल फॉर्म सत्यभामा ही क्यों रखा गया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। अगर हम इसके एक एक को लेंगे, फर्स्ट लेटर को लेंगे, तो सत्यभामा बन जाएगा। तो ये सत्यभामा प्रोजेक्ट है। और इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज इट्स एम? इसका जो एम है वो प्रमोट करना है। देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, माइनिंग और मिनरल्स के फील्ड में जो खनन और जो खनिज का सेक्टर है, माइनिंग और मिनरल्स के फील्ड में शोध को बढ़ाना है और विकास को बढ़ावा देना है। इसे ही हम बोलते हैं सत्यभामा पोर्टल। तो सत्यभामा का जो फुल फॉर्म है उसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन इन ड्राउट। देखिए, पूरे विश्व में डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण ज्यादा हो रहा है, मरुस्थल बढ़ रहे हैं पूरे विश्व में। और मरुस्थल जब बढ़ेंगे तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए फीडिंग प्रॉब्लम क्रिएट होगी, खाने की समस्या क्रिएट होगी। तो डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, सॉइल इरोजन बड़े तेजी से हो रहा है। तो सूखे और डिजर्टिफिकेशन से बचने के लिए, लड़ने के लिए वर्ल्ड डे मनाया गया, ठीक है ना। और ये 17 जून को मनाया जाता है, 17 जून को। और देखिए, इसको ऑब्जर्व कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस के मेंबर इसको ऑब्जर्व करते हैं। और इस साल की थीम क्या है? 2020 की जो थीम है, याद रखिएगा, थीम वो है फूड, फीड एंड फाइबर। फूड, फीड एंड फाइबर इज द थीम। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट, देखिए, यूनाइटेड नेशन की कई एजेंसीज हैं जो समय समय पर क्या करती हैं? अपने रिपोर्ट जारी करती हैं। उसी में देखिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये जारी करता है। और इसका फोकस जो होता है वो हर देश में, पूरे ग्लोबल जितने भी इसके मेंबर कंट्री हैं उनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कंडीशन क्या है? एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था, इस लेक्चर में भी आपको बता रहा हूं। जब हम एफडीआई की बात करते हैं, देखिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई निवेशक हमारे टेरिटरी में आए, इकोनॉमिक टेरिटरी में आए, हमारे आर्थिक क्षेत्र में आए, कोई भी, जैसे घरेलू उद्यमी हो या बाहरी उद्यमी हो, अगर हमारे आर्थिक क्षेत्र में आके वो सीधे कोई फैक्ट्री लगा दे तो इसे आप समझेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक। और अगर कोई विदेशी आए और हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में सीधे कोई फैक्ट्री या उद्यम लगा दे, इंटरप्राइज लगा दे, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक। और अगर वो शेयर में लगाता है तो वो एक तरीके से इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसके बारे में हम इकोनॉमी के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो एफडीआई वर्ल्ड वाइड जो प्रत्यक्ष निवेश होता है, विदेशी निवेश, उसके बारे में जो डाटा जारी करता है वो ये डाटा रिलीज हुआ है। ये रीजनल बेसिस पर भी होता है और कंट्री वाइज लेवल पर भी होता है। और इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसमें डेवलपमेंट पैरामीटर्स को लेके देखा जाता है। तो इसकी रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 जारी हुई। कौन जारी करता है ये आप देख लीजिए। देखिए, इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पेंडेमिक, अभी पेंडेमिक फैला हुआ है, कोविड-19 है, इसको लेके है, तो आप इस एजेंसी के बारे में जाएंगे। फिर ये है डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड, एक स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन जो यूज किया जा रहा है। बेसिकली कोविड-19 में डॉक्टर्स इसका यूज कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट पा रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेरॉइड है वो प्रिवेंट करता है बॉडी को
सूजन से, इन्फ्लेमेशन से, अगर कहीं सूजन है, कहीं बॉडी इन्फ्लेट हो गई है, तो उसके लिए स्टेरॉइड काम करता है। जनरली ये निमोनिया में, लंग्स डिजीज में काम होता है। रूमेटिक प्रॉब्लम्स है, किसी को गठिया हो गई है, रूमेटिक प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पे प्रॉब्लम है, लंग्स डिजीज है, स्किन डिजीज है, तो उसमें ये काम करता है। और अब डॉक्टर्स कोविड-19 को क्योर करने के लिए इस दवा का उपयोग कर रहे हैं। तो डेक्सामेथासोन भी चर्चा में है, तो आप ये जान लीजिए, डेक्सामेथासोन टैबलेट्स। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो एक डिस्प्यूट है तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में। अक्सर एग्जाम में रिवर डिस्प्यूट्स पूछ लिए जाते हैं, तो वो रिवर डिस्प्यूट है तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में। देखिए, ये जो डिस्प्यूट है ये मेडीगड्डा बैराज है। मेडीगड्डा बैराज को लेकर डिस्प्यूट है, किन दो स्टेट्स के बीच में? तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में। पूरी कहानी जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये जो है पूरा जो डिस्प्यूट है, ये आप देख रहे हैं गोदावरी रिवर, और यहां से गोदावरी की एक सहायक नदी आ रही है, गोदावरी और उसकी सहायक नदी। ये कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। अगर हम इसकी बात करें, देखिए कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये चर्चा में इसलिए है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। मतलब पानी लिफ्ट करके सिंचाई के लिए दिया जाएगा। तो ये वर्ल्ड की, अगर जब ये कंप्लीट हो जाएगी, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगी, तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट होगी कालेश्वरम। और ये गोदावरी नदी पर है। किस पर? गोदावरी। और यहाँ गोदावरी की एक सहायक नदी आके मिलती है। और देखिए दोनों के मुहाने और संगम, यहाँ संगम पर है जहाँ दोनों ये नदियाँ आके मिलती हैं, और ये दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला बैराज मेडीगड्डा बैराज और कालेश्वरम प्रोजेक्ट, ये पावर प्रोजेक्ट ना हो के इरिगेशन है। सरल, ये सरल इसलिए दिया गया है आपको क्योंकि दो सरल हैं, एक आईसीआईसीआई बैंक का सरल और एक सरल स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, ये भी सरल है। और यहाँ दोनों सरल में अंतर है। जो आईसीआईसीआई बैंक का सरल है वो डिजाइन किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, जो वुमेन बरोबर हैं और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो महिलाएं हैं और जो समाज के कमजोर लोग हैं, उनको एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान देना। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है आईसीआईसीआई के द्वारा, वो सरल है। और जो दूसरा सेकंड सरल की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये डिजिग्नेटेड किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने इसे जारी किया है। एसोचेम की सहायता से शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी और फाउंडेशन, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन और अर्नेस्ट और यंग, इनसे मिलकर ये सरल डिसाइड हुआ है। किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जहां छतों पर हमें क्या लगाना है? सोलर पैनल। तो दोनों सरल हैं, दोनों को ध्यान से डिफरेंशिएट करिएगा। जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है पी नोट्स। पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। पी नोट्स से ढेर सारी एफडीआई भारत में आई है और 60,000 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में पी नोट्स के थ्रू। तो ये पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स क्या है? देखिए, कोई भी विदेशी निवेशक जो भारत में निवेश करता है, तो हर देश में निवेश को रेगुलेट करने वाली एक एजेंसी है। हमारे यहाँ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को जो रेगुलेट करती है वो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप अक्सर सेबी पढ़ते होंगे। तो कोई भी, ये पी नोट्स क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है? ये इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। ठीक, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। ये एक निवेशक जब भारत में निवेश करना चाहता है तो वो कि उसके पास एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होना चाहिए, संस्थागत निवेशक, रजिस्टर्ड संस्थागत निवेशक, जिसके माध्यम से वो निवेश करे। लेकिन कोई निवेशक जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो रजिस्टर्ड है, उसके माध्यम से भारत में इन्वेस्ट करता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में वो जो इन्वेस्ट करता है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के माध्यम से इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब जो सेबी है या जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली एजेंसी है, वो उस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शेयर इशू करेगी, इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट इशू करेगी। इसका मतलब
जो रियल इन्वेस्टर है वो सामने नहीं आएगा। पी नोट्स में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो रियल इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो सामने नहीं आता। वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी के माध्यम से भारत में क्या करता है, निवेश करता है। तो इसके माध्यम से भी ढेर सारे पैसे आए हैं। फिर एक नया फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो द्रव्य है उसकी एक पांचवें स्टेट की बात हुई है, फिफ्थ स्टेट की बात हुई है। ये जो फिफ्थ स्टेट है, हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ये 4 स्टेट हम जानते हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ये 4 वेल नोन स्टेट हैं, लेकिन एक खोज हुई, ठीक है ना। और इस खोज में जब हम बात करते हैं तो एक 4th स्टेज के अतिरिक्त 5th स्टेज आई। ये देखिए, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको हम बेक बोलेंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये बेक क्या है, व्हाट इज दिस बेक? अगर हम इस बेक की बात करें तो 5th स्टेज में क्या है, प्लाज्मा के बाद वाली स्टेज है। जब हम किसी एटम को कंडेंस कर दें, इतना कंडेंस कर दें और ठंडा कर दें कि उसके एटॉमिक मूवमेंट रुक जाएं, उसके एटॉमिक मूवमेंट क्या है, रुक जाएं, इसी के बारे में बात होती है, नोन एज 5th स्टेट ऑफ मैटर। याद रखिएगा, भौतिक रूप से ये क्या है, द्रव्य की 5वीं अवस्था है, और ये जस्ट अपोजिट है प्लाज्मा स्टेट का, प्लाज्मा। और ये बहुत कठोर हो जाता है, एब्सोल्यूट जीरो। अगर हम एब्सोल्यूट जीरो तक ले जाएं, हाईली कंडेंस करें, उसे बहुत ज़्यादा संघनित करें और ठंडा कर दें उस मैटर को, -273 या 0 केल्विन तक हम लेके चले जाएं, तो उसका मॉलिक्यूलर मोशन, जो उसकी आणविक गति है, वो क्या है, रुक जाती है। उस मैटर की आणविक गति रुक जाती है। तो ये है हमारा, इसमें जो बात होती है, देखिए, जिसमें एटम अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट पर हो जाते हैं। एटम क्या होते हैं, अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट पर ये होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एटॉमिक मूवमेंट क्या हो जाता है, रुक जाता है। और ये जब सुपर कूल होते हैं, गैस को जब सुपर कूल किया जाता है और बहुत लो डेंसिटी में, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी में किया जाता है, तो ये बेक वाली कंडीशन आती है। तो ये साइंस टेक का है, बेक, आप इसे देखिएगा। फिर फर्दर एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है भारत के साथ। अगर हम देख रहे हैं, इंडिया इस समय बॉर्डर डिस्प्यूट में उलझा हुआ है, कोविड-19 और बॉर्डर डिस्प्यूट, ये दोनों से भारत जूझ रहा है। इसी बीच एक अच्छी खबर है, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र को समझिएगा, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो 10 मेंबर्स होते हैं, उनमें चुना गया है। तो इसी कंपोजिशन को, इसकी संरचना को हम समझा रहे हैं, स्ट्रक्चर को। देखिए, 6, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 6 प्रमुख इकाइयां हैं, उनके अंग हैं, उनमें से एक है, ठीक। और ये क्या काम करती है, ये इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को बढ़ाती है और साथ साथ रेकमेंड करती है कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर में क्या चेंजेस होगा। ये सामान्य सभा, जनरल असेंबली को रेगुलेट करती है, और यूएन चार्टर, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कोई चेंज होता है तो ये सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उसे गवर्न करती है। इस प्रकार हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन की ये बहुत प्रोमिनेंट बॉडी है, जो इंटरनेशनल पीस, हार्मनी, इसके एक्सपेंशन के लिए और साथ साथ चार्टर में फेरबदल के लिए जिम्मेदार है। अब इसमें जो इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ 1946 में हुआ। टोटल सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 उसके परमानेंट मेंबर हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर होता है। वो है चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर हो गए और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और इनका चुनाव यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली करती है, जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है। लेकिन कोविड-19 की वजह से अब चीजें आगे गई हैं। अब यहां देखिए,
इसमें जो रिटायरिंग 10 में से जो रिटायरिंग कंट्री होगी वो तुरंत इमीडिएट री इलेक्शन उनका नहीं होगा। तो भारत समय समय पर इसका जो 10 मेंबर्स की मेंबरशिप थी उसमें चुना जाता है। देखिए, अप्रूवल के लिए जो भी 10 मेंबर्स में चुना जाएगा नॉन परमानेंट सीट के लिए, उनके अप्रूवल के लिए जरूरी है कि 2/3 वोट कास्ट हों उसके फेवर में। दिस टाइम, इस बार इंडिया जो इस नॉन परमानेंट सीट के लिए इलेक्ट हुआ है 2 साल के लिए, 21 और 22 के लिए, उसमें टोटल 192 वोट्स में से इंडिया को 184 वोट्स मिले। 192 में से 194 वोट उसे मिले, ठीक। और इंडिया 8वीं बार चुना गया, याद रखिएगा, 8th टाइम इंडिया 8वीं बार इस नॉन परमानेंट सीट के लिए चुना गया है। और समय समय पर अब बात हो रही है, क्योंकि 1946 के बाद अब ग्लोबल पॉपुलेशन चेंज हो गई है, ग्लोबल इकोनॉमी में चेंज आया है, जियोपॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो गई है। तो इस न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल कंडीशन में भारत की पॉपुलेशन, भारत की मार्केट कैपेसिटी, इंडिया की मिलिट्री कैपेसिटी और वर्ल्ड पीस में इंडिया का कंट्रीब्यूशन, इसको ध्यान में रखते हुए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं परमानेंट, अब बात हो रही है कि इंडिया कैसे परमानेंट मेंबर में जाए, इसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि 21st सेंचुरी में जो रीजनल रिप्रेजेंटेशन है वो इन 5 देशों के पास ही नहीं रहना चाहिए। तो उसके विस्तार की भी बात हो रही है। तो इसको आप समझ लेंगे, ये प्री के साथ साथ मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए, अन्य परीक्षाओं के लिए तो है ही, साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए ये एक महत्वपूर्ण पाठ है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की, हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो हम कहते हैं तब वो नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन। और उसके बाद हम फिर अर्बन में आते हैं, तो साउथ इंडिया में हम संगम एज में चले जाते हैं, संगम पीरियड। दक्षिण भारत में संगम युग की बात आती है, संगम पीरियड की बात आती है, तो फिर हम अर्बनाइजेशन में चले जाते हैं। इसी में एक इंपॉर्टेंट एक्सकेवेशन खुदाई हुई है वैगई, तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे। आप देख रहे हैं जितने भी अर्बनाइजेशन हुए, पुराने अर्बनाइजेशन, चाहे इंडस हो, चाहे उसके बाद सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज आया हो, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां एंशिएंट अर्बनाइजेशन हुए या ह्यूमन हैबिटेट मिले, वो नदियों के किनारे मिले, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो वैगई नदी के किनारे तमिलनाडु में किलाडी में एक्सकेवेशंस हुआ, और वहां एक बच्चे की अस्थियां मिली हैं, बच्चे के अस्थियां, बोन्स मिली हैं, ढेर सारे पॉटरीज मिले हैं, गोल्ड मिले हैं, ऑर्नामेंट मिले हैं, और कई सारे जीव जो ह्यूमन यूज करता था वो उनके भी अवशेष वहां रेजिडुअल मिले हैं। इससे पता लगता है कि वो अर्बन सिविलाइजेशन था, इसीलिए कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ साथ एक प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे इस प्लेस पर जो खुदाई हुई, उसमें फर्स्ट बीइंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद 6th सेंचुरी बीसी में ये बर्तन मिले हैं। और आप इस बर्तन पर देख सकते हैं यहाँ मछली के निशान है, ये जो पॉटरी है, इस पॉटरी पर मछली के निशान है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देन रेसिज्म, ऐसे के लिए, निबंध के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए। रेसिज्म, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, खासकर यूरोप में और अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो एक एजिटेशन, एक मूवमेंट चल रहा है नस्ल भेद के खिलाफ, और ये वायलेंट भी हो गया। तो रेसिज्म, जब हम बात करते हैं नस्लवाद की बात करते हैं, तो ये नस्लवाद क्या है? बाय बर्थ, बाय ब्लड, ओके, बाय कलर, एक रेस या बाय कल्चर, किसी भी तरीके से एक रेस ये प्रिजुडिस हो जाए, उसके दिमाग में ये पूर्वाग्रह हो जाए कि जन्म से, रंग के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर वो दूसरे रेस से सुपीरियर है, और फिर वो अनटचेबल बिहेवियर करने लगे, छुआछूत का व्यवहार करने लगे। तो इसे ही हम रेसिज्म कहते हैं, इसे ही हम नस्लवाद कहते हैं। इन वेरी नॉर्मल वर्ड्स, बहुत सामान्य शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में अगर हमें रेसिज्म डिफाइन करना है, इसका मतलब सुपीरियरिटी ऑफ वन ह्यूमन रेस ओवर अनदर। एक मानवीय जो रेस हो वो दूसरे ह्यूमन रेस से अपने को सुपीरियर समझने लगे, रीजन चाहे जो भी हो,
किसी भी एथनिक रीजन से, कल्चरल रीजन से वो अपने को सुपीरियर समझने लगे और दूसरे रेस के साथ वो इंफीरियर व्यवहार करने लगे। तो इसे हम रेसिज्म कहते हैं। जैसे आप एंशियंट टाइम में देखें तो जब दासों का व्यापार होता था, जब लड़ाइयाँ होती थी, जो दुश्मन हार जाता था उसके सैनिकों को, लोगों को दास बना के व्यापार किया जाता था, स्लेवरी कराई जाती थी, उनसे इंफीरियर ट्रीटमेंट किया जाता था। धीरे 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 ये बातें बढ़ती गई और जो करंट का रेसिज्म है वो कहीं ना कहीं अमेरिकन हिस्ट्री से रिलेटेड है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और उसके बाद धीरे धीरे यूरोप के लोग अमेरिका सेटल हो गए, वहाँ गोरे काले की लड़ाई हुई और अब्राहम लिंकन चर्चा में आएंगे। अब्राहम लिंकन के बाद मार्टिन लूथर किंग जूनियर चर्चा में आ जाएंगे। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अब्राहम लिंकन, इनके बारे में और भारतीय संविधान में इस भेदभाव को, नस्लवाद को कैसे रोका गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं कि जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। फिर आप देखते हैं आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत घोषित किया गया है। तो ये पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, ऐसे का भी क्वेश्चन है, ठीक। और साथ साथ मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो तो है। तो रेसिज्म ब्रेन में होता है, ये जो दिमाग में है, गोरे काले का भेद है। और जो जॉर्ज प्लाउड की हत्या अमेरिका में, यूएसए में जो जॉर्ज प्लाउड की हत्या हुई पुलिस कस्टडी में, उससे ये मुद्दा एक बार पूरी तरह से उठ गया है, फिर से चर्चा में आ गया है। तो आप एग्जाम के मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से रखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट पीपल डिस्प्यूट अमेरिका में कैसे था, फिर अटलांटिक स्लेव ट्रेड का रास्ता कैसे था, ब्लैक अफ्रीकन को जब ले जाते थे दास बना के, फिर इब्राहिम लिंकन का कंट्रीब्यूशन और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, व्हाई वी कांट वेट। देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर की एक बुक है व्हाई वी कांट वेट, उन्होंने रंग भेद को झेला था, जैसे नेल्सन मंडेला ने रंग भेद को झेला था साउथ अफ्रीका में। तो ये अब धीरे धीरे पूरे वर्ल्डरली वर्ल्ड में जहां हम सिविलाइज्ड ह्यूमैनिटी की बात करते हैं उसमें नस्लवाद या रेसिज्म की कोई जगह नहीं है, उसमें लिंचिंग, रेसिज्म, लिंचिंग या किसी प्रकार के लिंचिंग की कोई जगह नहीं है। तो इस तरीके से ये रेसिज्म चर्चा में है। फिर आते हैं हम वन लाइन न्यूज की तरफ, सिंगल लाइन न्यूज। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिलीज हुआ है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिलीज हुआ है और इसे रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये 2020 के लिए इंडिया की रैंकिंग 43rd है, 2020 के लिए इंडिया की रैंकिंग, और सिंगापुर इसमें टॉप पे आया है और जो रैंकिंग बनी है वो 63 नेशंस के बेस पर बनी है। 63 देशों में इंडिया की रैंकिंग 43rd है। अब दूसरा डिस्प्यूट नाकुला पास है। देखिए नाथुला पास और नाकुला पास, ये लगातार हम देख रहे हैं जब इंडो चाइना डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ रहा है तो इसको हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ही। फर्स्ट अगर आप करंट अफेयर्स का वीडियो देखें तो उसमें था इंडो चाइना डिस्प्यूट। इसमें हम देखते हैं जो ईस्टर्न और वेस्टर्न, हम अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और साथ साथ लद्दाख, इसका मतलब अगर हम अपनी टेरिटरी को देखें तो अगर हम चलें तो आ जाता है J&K, फिर हिमाचल, देन उत्तराखंड, J&K, हिमाचल एंड उत्तराखंड, देन आफ्टर सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो हमारा डिस्प्यूट है एक नाकुला पास है। नाकुला पास जो है, ये नाकुला पास की फिगर है। नाकुला पास ये ट्राई जंक्शन है, भूटान के पास, सिक्किम के पास और तिब्बत, जो चाइना ने तिब्बत को ऑक्युपाई किया है उसमें। तो ये नाकुला पास किसको किसको जोड़ता है ये आप देख लेंगे। यहां से एक रिवर तीस्ता यहीं से निकलती है, ठीक। तो ये नाकुला पास और रिवर तीस्ता फिर चर्चा में है, आप इसके बारे में डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो सिंगल लाइन है वो ये है, रिसेंटली देखिए आसाम के ऑयल फील्ड में आग लगी थी, ठीक है ना। तो आसाम में जितने भी ऑयल फील्ड हैं वो फिर से चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि डिगबोई से लेके जितने भी ऑयल फील्ड हैं, तो ब्रह्मपुत्र घाटी में जितने भी ऑयल फील्ड हैं उनके बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है। और हम आपके क्विज में जो करंट अफेयर्स क्विज होगा इससे रिलेटेड, उसमें हम ऑयल रिफाइनरीज भी देंगे, जिसमें आसाम की ऑयल रिफाइनरीज पे, जैसे ये देखिए मजगान ऑयल रिफाइनरी है, देखिए ये ऑयल रिफाइनरी जो है ये ऑयल फील्ड है, ठीक है ना, बगजान। तो बगजान ऑयल फील्ड की बात हो रही है जो आसाम में तिनसुकिया जिले में लोकेटेड है। तो
ये भी एक क्वेश्चन बनता है ऑयल रिफाइनरी जो हमारे यहाँ है या ऑयल फील्ड को लेके। फिर एक बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ये जारी हुआ है जिसमें इंडिया सेकेंड है। ये जो स्टैटिस्टिकल रिव्यू है ये एनर्जी को लेके होता है, ऊर्जा को लेके। तो प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन में चाइना के बाद इंडिया की पोजीशन सेकेंड है। इस तरीके से हमने ये देखा कि ये पूरा कंपाइलेशन हुआ वीक के लिए। अब जो हमने क्विज दी थी लास्ट क्विज का ये आंसर है 102 जो क्विज था, 102 नंबर की जो क्विज थी, इसका उत्तर आप यहां से देख सकते हैं। ठीक, और वो क्विज रिलेटेड थी करंट अफेयर्स जो 7 से 13 जून से रिलेटेड था। और जो हम 14 से लेके अब करंट क्विज की बात कर रहे हैं, करंट क्विज का पीडीएफ आप टेलीग्राम पर पा सकते हैं। आप टेलीग्राम पेज पर जाएंगे हमारे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इसका पीडीएफ पा सकते हैं। लेकिन पीडीएफ तो केवल एक रिटन फॉर्मेट है। जब आप करंट अफेयर्स के हमारे वीडियो से जुड़े होते हैं तो उससे रिलेटेड ढेर सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। तो इस वीक के लिए बस इतना ही। अगले वीक फिर हम मिलेंगे एक क्विज के साथ और साथ साथ जो भी वीक का एग्जामिनेशन ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसके साथ। तो अब वेट करिए अगले वीक का। धन्यवाद।